हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे एक सैंपल पेपर को जो कि मेरे द्वारा यानी कि लेक्चरर उदय कुमार के द्वारा बनाया गया है और जिसमें आपके अपकमिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके ग्रूड को भी आप समझ पाएंगे। और मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि यहां से आपका 60 to 70% पेपर जो है वो आने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो बेसिकली आज जो हम सर डिस्कस ब्रेक कर हो रहे रही है। हैं वो क्या है, एक गैस पेपर है। यानी कि यहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे कि हमारे एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये कोई ऐसा पेपर नहीं है, अगर कुछ बच्चे ऐसा सोच के बैठेंगे पेपर लीक हो गया है और सर के पास आ गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरीके का आपका क्या है, गैस पेपर है और जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कवर पेज होता है पेपर का, और आपका जो पेपर कोड रहता है वो 59/1/1 रहता है राजनीतिक विज्ञान के लिए। टोटल पेपर जो आपका आएगा वो 80 अंकों का आएगा और उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो समय निर्धारित किया गया है 3 घंटे। तो 3 घंटे के अंदर ही आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करना होगा। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। ये जो पूरा पेपर है ये 5 पार्ट्स में बटा हुआ है बेटा। कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? 5 पार्ट्स में बटा हुआ है। और अगर आज टाइम रहेगा तो हम पूरे के पूरे सभी पार्टों को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको स्किप करेंगे। ये वाला पार्ट जो है वो आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आपका जो यस पार्ट सर। फर्स्ट है यहाँ पर बेटा, पार्ट फर्स्ट है, उसके अंदर 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। पिछली बार देखिए कंफ्यूजन हुआ था। पिछली बार यहाँ पर एक कंफ्यूजन हुआ था कि सीबीएसई ने भी अपना पेपर रिलीज कर दिया था, सैंपल पेपर, और उसके बाद डीओई यानी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने भी अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो रिलीज किया गया था। और बच्चों ने सीबीएसई के पैटर्न से तैयारी की थी और क्वेश्चन पेपर किसका आया? डीओई का आया। लेकिन क्योंकि ये क्या है, प्री बोर्ड का एग्जाम है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो सीबीएसई ने अपना पैटर्न बना रखा है उसी पैटर्न पर जो है वो आपका एग्जाम आएगा। तो पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में 12 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेशन में होंगे। पार्ट 2 की बात करें तो उसके अंदर 13 से 18 तक के क्वेश्चन होंगे जो कि 2 अंकों के लिए होंगे। और इसके लिए जो वर्ड लिमिट आपको दिया गया है बेटा वो 50 वर्ड्स दिया गया है। 50 शब्दों से अधिक आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है आपका सेक्शन सी, जिसमें 19 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन है वो होंगे। और इसके लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं, जो मार्क्स निर्धारित किए गए हैं वो 4 हैं। और इसमें जो वर्ड लिमिट है वो आपको बेटा 100 शब्द है। क्योंकि अगर आप अपनी वर्ड लिमिट से ज्यादा लिखते हैं तो इसका एक सीधा मतलब क्या होता है कि आपका आगे का जो पेपर है वो जरूर छूटेगा। तो वो ना छूटे इसीलिए आपको क्या करना है, पहले से ही अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है कि इतने वर्ड के अंदर ही मुझे क्या करना है, अपने पेपर को समरअप करना है, अपने पेपर को समाप्त करना है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है सेक्शन डी, वो क्या है 24 से लेकर 26 तक है। इसके अंदर आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। और आपका लास्ट सेक्शन जो है वो 27 से 30 है, यानी कि जो ई सेक्शन है या ड़ सेक्शन है उसके अंदर आपके 6 अंकों के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके लिए जो वर्ड लिमिट निर्धारित की गई है वो 170 शब्दों की गई है। 170 शब्दों के अंदर ही क्या करना है, आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है, इससे आगे आपको नहीं जाना है। तो आई होप अब आपको जो सामान्य निर्देश है, जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियर हो गई होंगी। एक बार माइक अनम्यूट करके बताएंगे बेटा इंस्ट्रक्शन क्लियर है सभी को, ताकि हम आगे बढ़ सके। यस सर। यस सर। चलिए शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। यस सर। माइक माइक म्यूट कर लेंगे, माइक म्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम ज्यादा टाइम हमें ना लगे क्योंकि हमारे पास जो लेक्चर का टाइम होता है वो 40 मिनट्स का ही होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कलर का हर क्वेश्चन में दिख रहा है ये क्या है, आपका आंसर है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन को हल्का सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद आंसर को आपके सामने ऑलरेडी मैंने रिलीज कर रखा है, तो आप वहां से भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन और आंसर जो है, सिर्फ आप क्वेश्चन का आंसर करें, इसके बाद
जो और पॉइंट्स है वो ना लिखे। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में किस दल का शासन था। तो हमें पता है कि सोवियत प्रणाली जो है वो यूएसएसआर से रिलेटेड है, और यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो यूएसएसआर में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। सेकंड क्वेश्चन के हम आप में हम देख सकते हैं कि निम्न में से उस देश की पहचान करें जो ब्रिक्स में शामिल नहीं है। तो ब्रिक्स आप सभी को पता है कि 5 देशों का समूह है। किसका समूह है? 5 देशों का समूह है। और इस समूह में कौन कौन है? दक्षिण अफ्रीका है, रूस है, भारत है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है क्या है, नेपाल जो है वो ब्रिक्स के अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन को कि किस देश ने सन 1991 में 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति को अपनाया था। तो यहाँ पर बेटा हमारा राइट आंसर क्या है, भारत द्वारा इस नीति को अपनाया गया था 1991 में, पूर्व की ओर चलो, जिसे हम लुक ईस्ट पॉलिसी के भी नाम से जानते हैं। अब इस पॉलिसी को बदलकर क्या हो गया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूरब की ओर चलो की जगह क्या हो गया, अब हम पूर्व की ओर कार्य करेंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो अब इसका नाम बदलकर रख दिया गया है। तो देखिए यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पूरब की ओर चलो की नीति को अब किस नाम से जाना जाता है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जून 1950, 26 जून 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपके टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा, तो 50+1 पढ़ाया होगा, क्योंकि ये जो लास्ट वाला 1 है पोलैंड, ये बाद में शामिल हुआ था किसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ में, यानी कि यूएन में ये सबसे लास्ट में शामिल हुआ था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 50 देशों ने यहाँ पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे, 26 जून 1950 को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों को 2 आधार पर आधारित किया गया है, अभिकथन और कारण। तो यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में रिलेशंस को समझना है और उस आधार पर अपने आंसर को फ्रेम करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए आपके लिए क्या होता है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी कि ये दोनों सही हैं और एक दूसरे को सही से परिभाषित भी करते हैं। सेकंड पॉइंट आपका रहता है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करते, यानी कि एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन सही से नहीं करते। थर्ड पॉइंट है कि अभिकथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर रहेगा, अभिकथन सही है लेकिन कारण यहाँ पर क्या है, हमारा गलत है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थम्स अप कर देंगे एक बार। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको समझ आ गया है? चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा वो क्या कह रहा है, अभिकथन क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध के अधिकतर देश विकसित हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अधिकतर देश विकासशील और अल्प विकसित हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, आंसर तो आपके सामने ऑलरेडी है ही, लेकिन पहले हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछा गया है। तो अगर मैं विश्व को 2 भागों में बांटूं तो ये वाली दिशा क्या कहलाती है, उत्तर कहलाती है, और ये वाली दिशा दक्षिण कहलाती है। तो इसी को क्या बोला गया है, उत्तरी गोलार्ध। तो आप देखेंगे जितने भी विकसित देश हैं, क्या है, विकसित देश हैं, वो कहां पर स्थित हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। और दक्षिणी जो देश हैं वो सारे क्या है, अल्प विकसित हैं या विकासशील। देखिए यहाँ पर आप यूएसए देख सकते हैं, यूरोप देख सकते हैं, फ्रांस देख सकते हैं, इटली, बेल्जियम, ये सब जो आपके विकसित देश हैं वो आपको सारे उत्तरी गोलार्ध में मिलेंगे। अफ्रीका हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, तो ये सारे क्या, ये सारे जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं ये सारे कहाँ हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये एक दूसरे को रिलेट भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है वो अभिकथन का स्पष्टीकरण करता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? माइक एक बार आप ऑन करके बता देंगे, क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए शाबाश। तो इस तरीके के जो सवाल है बेटा, इसमें आपको सबसे पहली बात क्या है कि घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आता है, तो आपको बेसिक क्या देखना है, सबसे पहले देखिए कि उन दोनों क्वेश्चंस में जो रिलेशन है क्या वो सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो उसी के आधार पर आप क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अभिकथन क्या कह रहा है
कि वह संसाधन जिन पर किसी एक का हक ना हो, पूरे समुदाय का हक हो, सांझी संपदा कहलाते हैं। तो सांझी संपदा हम सभी को पता है क्या है, कि वो सोर्सेज जिन पर किसी एक का अधिकार ना होकर क्या है, पूरी पृथ्वी का अधिकार है, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, सांझी संपदा के नाम से जानते हैं। तो अभिकथन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कारण की बात करें तो विश्व की साझी संपदा में पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, बाह्य अंतरिक्ष, समुद्री मार्ग, इंटरनेट इत्यादि सम्मिलित है। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है, और ये इसको रिलेट भी कर रहा है। क्यों रिलेट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम साझी संपदा की बात कर रहे हैं, और ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, सांझी संपदा के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिलेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट ए हो जाएगा। यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वैश्वीकरण के प्रभावों में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, वैश्वीकरण के प्रभावों की बात करेंगे तो वैश्वीकरण क्या है, एक बहुआयामी अवधारणा है। क्या है? एक बहुआयामी अवधारणा है। बहुआयामी अवधारणा का मतलब क्या होता है, कि इसका संबंध केवल इकोनॉमी से ना होकर क्या है, हमारे सोशल लाइफ से भी है, हमारे कल्चर से भी है, हमारे खान पान से भी है, हमारी इकोनॉमी से भी है। तो इन सभी के कारण हम इसको क्या कहते हैं, बहुआयामी अवधारणा के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, आंसर ऑलरेडी आपके पास क्लियर है। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम पड़ा है। विषम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग। तो देखिए, अलग अलग का मतलब क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर क्या पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, और जो अंडर डेवलप्ड है या अभी डेवलपिंग है उनके ऊपर क्या पड़ता है, नकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो किसको मिलती हैं, वो उन्हीं वर्गों को मिलती है, उन्हीं देशों को मिलती है जो कि ऑलरेडी क्या है, डेवलप्ड है, ऑलरेडी विकसित हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि विभिन्न देशों पर और समाजों पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो एक जैसा ना रहकर विषम रहा है, यानी कि अलग अलग रहा है। इज दैट क्लियर? थम्स अप कर देंगे बेटा एक बार चैट बॉक्स में, क्लियर है तो चलिए शाबाश। नेक्स्ट यहाँ पर हम 8th क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन कश्मीर से संबंधित नहीं है। अब देखिए, कश्मीर से संबंधित नहीं है, पहले हमें उन्हें समझना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कुछ चॉइसेस दी होती हैं, और उन चॉइसेस में से आपको क्या करना होता है, जो बेस्ट चॉइस है उसे पिक करना होता है। तो कश्मीर के पॉइंट्स की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले कश्मीर भारत के उत्तर पश्चिमी कोने में एक देसी रियासत था। तो भाई ये तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, अगर हम भारत का एक मानचित्र यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो ये क्या हो गया, उत्तर, और ये क्या हो गया, पश्चिम। तो ये तो बिल्कुल सही है कि उत्तर पश्चिम में कोने में एक देसी रियासत था। दूसरा है, राजा रामलाल सिंह ने कश्मीर को स्वायत्त बनाने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर राजा रामलाल नहीं थे, वो कौन थे, राजा हरि सिंह थे। इसकी यहाँ पे जो रियासी था, ये हमने अपने पिछले भी लेक्चर में इसको करा था, राजा हरि सिंह जो थे वो क्या थे, यहाँ के राजा थे। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि भाई ये वाला तो नहीं है, ये वाला तो ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान कबीलाई द्वारा कश्मीर पर आक्रमण से कश्मीर के अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ। तो ये वाला भी पॉइंट ठीक है। तो अब विकल्प में आप देखिए क्या क्या पॉइंट है, कि केवल एक, तो केवल एक तो नहीं है क्योंकि एक और दो दोनों सही हैं। उसके बाद केवल दो, तो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है, और क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि कौन सा संबंधित नहीं है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है? तो ये वाला जो बेटा आपका क्वेश्चन है, ये आपके न्यूली सिलेबस के अंदर जो इंक्लूड हुआ है एनडीसी और आपका नीति आयोग, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर योजना आयोग की अगर हम बात करें तो योजना आयोग क्या है, कि भाई ये तो संवैधानिक और वैधानिक दोनों था। नीति आयोग के बारे में भी यही कहें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो ये एक ऐसा आयोग है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है, और इसका कार्य क्या है, नीतियों का निर्माण करने में क्या करना, सहयोग करना, किसको, नीति आयोग को, और उससे पहले योजना आयोग को। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए शाबाश, थम्स अप कर देंगे अगर आपको क्लियर है तो। बेटा ये जो लेक्चर है, जो बच्चे कह रहे हैं वॉइस का इशू है अगर या कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो लेक्चर है ये आपको कल 12 o'clock तक क्या है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा।
आप वहां से इसको दोबारा सुन सकते हैं, वहां पर आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। यहाँ पर तो हमारे पास लिमिटेशन होती है, तो वहां पर आपको कल ये पूरा लेक्चर जो है वो मिल जाएगा बिफोर 12, 12 बजे नून से पहले जो है वो आपको ये यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो 10th क्वेश्चन है वो क्या है, सही मिलान करें। तो सही मिलान करें वाले जो क्वेश्चन है, पहले आप क्या करते थे, इसको जिगजैग फॉर्म में करते थे, आप यहाँ पर ऐसे इसके मार्क्स लगा देते थे। लेकिन अब जो है वो डिपार्टमेंट ने इसे दूसरे तरीके से बना दिया है। वो क्या देता है, आपको विकल्प देता है, वो क्या देता है, आपको ऑप्शन देता है, और नीचे जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से आपको जो है उसे मैच करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें जो है वो किस तरीके से मैनिपुलेट करती हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है 1947। तो 1947 में क्या होता है, भारत का विभाजन होता है। तो आप इसको इस तरीके से अपने एक ग्राफ में बना लीजिए। दूसरा ऑप्शन है 1960। तो 1960 में क्या हुआ, सिंधु नदी जल के ऊपर है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता, अगर आपको एक दो भी समझ आता है तो भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बस इतना पता है कि 1947 में भारत का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। अब यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है जो फर्स्ट में 4 कर रहा है। तो फर्स्ट में 4 आपका क्या कर रहा है, डी फॉल कर रहा है। तो यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है इसमें बेटा? माइक ऑन करके बता सकते हैं अब आप। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन नो में सर। दिक्कत आती है तो नो अगर आप सर, नो सर। No, शाबाश sir. शाबाश, माइक म्यूट कर लेंगे बेटा। चलिए उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो भारत और बिहार में युवा सहभागिता द्वारा भ्रष्टाचार के वृहद अभियान के द्वारा चलाया गया। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, एक तो गुजरात की बात हो रही है और बिहार की बात हो रही है। इसमें किन्होंने आंदोलन किया, युवा सहभागिता नहीं किया। किसके खिलाफ किया, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया। तो वो कौन सा नेता है जिसके द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया? तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, आपके बिहार से होती है। तो बिहार के जो छात्र हैं वो कहाँ जाते हैं, जयप्रकाश नारायण जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी ऐसी ऐसी बात है, भारत में जो है वो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो हम एक आंदोलन करना चाहते हैं, तो क्या आप हमारे नेता बनेंगे? क्योंकि बिना नेता के कोई भी आंदोलन जो है वो सफल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के पास वो जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि भाई मैं दो शर्तों पर, वो क्या रखते हैं, अपनी दो शर्तें रखते हैं कि अगर आप इन दो शर्तों को मानेंगे तभी मैं क्या बनूंगा, आपका नेता बनूंगा, इस आंदोलन को आगे लेकर जाऊंगा। तो पहली शर्त वो क्या रखते हैं, पहली रखते हैं कि ये पूरा आंदोलन क्या होगा, अहिंसक होगा, इसमें हिंसा का कहीं पर भी सहारा नहीं लिया जाएगा और यह केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। ये दूसरी शर्त थी, बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। तो ये दो शर्तें थी और इन शर्तों को मानने के बाद ही जो है जेपी, जिसे हम जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन का कार्यभार जो है वो अपने ऊपर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेट 1 का, क्योंकि कल भी हम एक और सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो पंजाब तो यहाँ पर हमारा जो 12th क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम अपने जम्मू कश्मीर वाला सेक्शन जो हमने अभी अपने सेकंड लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल किस राज्य का प्रमुख दल है या किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये किससे संबंध रखता है बेटा, जेएनके से रखता है, जम्मू और कश्मीर से रखता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन 1 है वो खत्म हो जाता है। तो अगर यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। सेक्शन 1 में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, केवल 12 क्वेश्चन नो आएंगे, सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर रिपीटेशन की बात नहीं है, आप ये मान के चलिए कि हर चैप्टर से अगर हम वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस को सिलेक्शन किया है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं का सिलेक्शन किया है, ताकि आप जो है वो इसके इर्द गिर्द ही रहे। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए शाबाश। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन ए है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, और ये जो हमारा सेक्शन बी है बेसिकली ये 12 मार्क्स के लिए रहेगा, यानी कि यहाँ पर 2-2 मार्क्स के आपके जो है वो 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। और यहाँ पर क्या है कि हम इन पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। तो सेकंड सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बता दूंगा, आप इसको एक बार
पुश कर कर देख लेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है वो मेरे द्वारा किया गया है। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के ये जो क्वेश्चन है इनका स्क्रीनशॉट आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। जल्दी जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम लेक्चर को आगे बढ़ा सके। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी का जो टोटल वेटेज है बेटा वो कितना है, 20 है। यानी कि 4 मार्क्स के यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर आपको जो टोटल मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे। तो उसी आधार पर मैंने जो है वो क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो भारतीय परमाणु नीति के किन्हीं 2 पहलुओं की बात करें। तो देखिए भारतीय परमाणु नीति के ऊपर क्वेश्चन जो है वो जरूर आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि इसके बिना आपका पेपर जो है वो अधूरा रहता है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने परमाणु अप्रसार नीति, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, एनपीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो 1968 में विश्व में सभी देशों पर लागू कर दी। इस संधि पर हस्ताक्षर करने से भारत ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। संधि लागू होने के बाद चीन ने 1969 में परमाणु परीक्षण कर लिया, क्योंकि यह देशों को भेदभाव करती थी। क्यों इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो नीति है ये भेदभावपूर्ण थी। ये केवल P5 के देशों को, यानी कि जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विनर थे, उसके अंदर अगर हम चीन को भी ऐड कर दें तो इनको ही केवल क्या करती है, परमाणु शक्ति देने का अधिकार रखती है और बाकी लोगों को ना इसे बनाने, बेचने, ना इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने का अधिकार देती है। इसलिए भारत ने इस पर क्या किया, हस्ताक्षर नहीं किया। तो इस संधि के लिए हमने डेट यहाँ पर क्या देखी कि 1968 में ये हो गया, चाइना ने भी कर लिया और भेदभावपूर्ण थी, इसीलिए भारत ने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। 1974 की बात करें तो 1974 में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया। यद्यपि भारत ने इस परीक्षण को शांतिपूर्ण परीक्षण कहा। तो भारत ने कभी भी हथियारों का प्रयोग, खासकर परमाणु हथियारों का प्रयोग किसी देश को डराने या अपने किसी लाभ के लिए नहीं किया। इसने किस लिए किया, ताकि हम इसको शांतिपूर्ण तरीके से रख सके और इससे हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। परमाणु यानी कि नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों में करने का वादा किया। भारत ने क्या कहा कि भाई हम इसको डराने के लिए, विश्व में अशांति फैलाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम इसका प्रयोग क्या करेंगे, केवल अपनी ऊर्जा के महत्व को बढ़ाने के लिए करेंगे। देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि ये एक, मान लेते हैं कि ये एक दिया है। तो दिए से क्या होती है, रोशनी भी होती है और दिए से जो है वो घर जलाया भी जा सकता है। दिए से घर जलाया भी जा सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप किसी भी काम को पॉजिटिवली करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर आपको उसका लाभ होता है। और उसके विपरीत दिशा की बात करूं कि अगर आप उसको नेगेटिव फोर्स में यूज करेंगे, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश इसका इस्तेमाल करता है, नाम लेना यहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन आप सभी को पता है कि जो पाकिस्तान है वो किस तरीके से परमाणु हथियारों का प्रयोग करता है। वो अपने पड़ोसी देशों को डराने के लिए और आतंकवाद को फैलाने के लिए भी इसका कई बार प्रयोग करता है। तो भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत ने क्या किया, सिर्फ अपनी ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। परमाणु अवरोध का विकास करने के बजाय भारत ने परमाणु हथियार का नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले प्रयोग नहीं को महत्व दिया। भारत ने क्या कहा कि हम कभी भी परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेंगे। और दूसरा यहाँ पर एक और पॉइंट है कि ऐसे देश पर इसका प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। तो ये 2 पॉइंट हैं। ये आप इस तरीके का अगर परमाणु सुरक्षा नीति के ऊपर क्वेश्चन आता है या भारत की परमाणु नीति के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर इस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यूएन की बात कर रहे हैं। और यूएन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर बेटा, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। यहाँ अथवा में देख सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों की आवश्यकता क्यों है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे कुछ कारण दे रखे हैं, आप इनको भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट है तो आप उन्हें भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो ये तो एक कॉमन फैक्टर होता है जो आप अपने क्वेश्चन में लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संहिताएं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनकी आवश्यकता के निम्नलिखित कारण है। तो इसको लिखने से क्या होता है, आपका आंसर जो है वो थोड़ा इफेक्टिव बन जाता है। अब यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि विभिन्न देशों के बीच विवादों एवं मतभेदों को सुलझाने के लिए, कि दोनों देशों के बीच में, विश्व के अंदर बहुत सारे देश हैं जो आपस में लड़ते भिड़ते ही रहते हैं, तो वहां पर उनके मतभेदों को सुलझाने के लिए हमें क्या है, यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। विभिन्न देशों के बीच झगड़ों को युद्ध द्वारा तय करने के बजाय एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जहां बातचीत द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। तो यहाँ पर यूएन की दूसरी इंपॉर्टेंस क्या देख सकते हैं हम, कि भाई किसी भी विवाद को झगड़े या युद्ध तक ले जाने के बजाय उसे क्या किया जाता है, बातचीत द्वारा और शांतिपूर्ण तरीके द्वारा हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तीसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि विभिन्न देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए भी हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएन जैसे संगठनों की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं विभिन्न देशों की सहायता भी करते हैं, यानी कि जो अल्प विकसित देश है, जो गरीब देश है, उनकी सहायता भी करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सके। और लास्ट पॉइंट के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं वर्चस्व द्वारा विभिन्न परिस्थितियों का विरोध करने के लिए भी हमें यूएन जैसे संगठनों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या समझना है, अगर सीधा क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे 4 × 1 = 4, तो आपको क्या करना है, 4 पॉइंट लिखने। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 5 पॉइंट आपको बता दिए, इनमें से कोई से भी 4 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा हुआ है 2 × 2 = 4, तो आपको क्या करना है, 2 पॉइंट लिखने और उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा सभी को? एक बार थम्स अप कर देंगे, क्वेश्चन क्लियर है ये? चलिए, अनुराधा, जसलीन, सुमैया, दीपक माथुर, नीतू, वीवो, एक्सियोमी, शाहिद, चलिए सभी को क्लियर है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ आएगी क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भारत में एक दलीय प्रभुत्व, भारत के अंदर क्या है, एक दलीय प्रभुत्व, और अन्य देशों में इसी प्रणाली में किस प्रकार की विभिन्नता है? क्या एक दल के एकाधिकार का अर्थ यह है कि भारत में लोकतंत्र नहीं रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दो। सबसे पहले हमें समझना है कि एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली क्या होती है। ऐसे देश जहां पर एक ही दल हो, ऐसे देश जहां पर क्या हो, एक ही दल हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक दलीय प्रणाली। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, चीन है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हम भारत जैसे देशों की बात करें तो भारत में जो एक दलीय प्रणाली है उसका जो आधार है वो बिल्कुल अलग है।